बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जिस तरह हम चैप्टर 16 अल्टरनेटिंग करंट को पढ़ रहे हैं, तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट लेक्चर क्या होगा? एसी थ्रो कैपेसिटर। मतलब एसी थ्रो कैपेसिटर से रिलेटेड हर बेसिक पॉइंट, हर कम्प्लेक्स पॉइंट, तमाम तर पॉइंट हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। एसी थ्रो रजिस्टर मतलब अल्टरनेटिंग करंट थ्रो रजिस्टर से हर पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने ये लेक्चर लास्ट तक देख लिया, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा एसी थ्रो रजिस्टर जो आपको कंफ्यूज करेगा। तो हर बेसिक पॉइंट, हर कॉम्प्लेक्स पॉइंट, ग्राफिकल इक्वेशन, तमाम तर पॉइंट हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो काइंडली अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को पुश कर दे, ताकि आपको नए आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी कर रहे हो या सेकेंड ईयर बोर्ड एग्जाम तैयारी कर रहे हो, तो ये लेक्चर दोनों ही के लिए क्या होगा? बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इसमें हर बेसिक पॉइंट, हर कॉम्प्लेक्स पॉइंट, ग्राफिकल हर पॉइंट हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एसी थ्रो रेजिस्टर। एसी थ्रो रेजिस्टर, एसी तो आपको पता है कि अल्टरनेटिंग करंट। अब थ्रो सॉरी एसी थ्रो कैपेसिटर रेजिस्टर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जिस तरह हम अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर 16 सेकेंड ईयर का पढ़ रहे हैं, तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले एसी थ्रो कैपेसिटर। एसी थ्रो कैपेसिटर से रिलेटेड हर पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एसी थ्रो कैपेसिटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जिस तरह हम सेकेंड ईयर का चैप्टर 16 पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट, तो अल्टरनेटिंग करंट का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ, आज हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं एसी थ्रो कैपेसिटर। एसी थ्रो कैपेसिटर से रिलेटेड हर बेसिक पॉइंट, हर कॉम्प्लेक्स पॉइंट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तमाम पॉइंट हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा इंशाल्लाह जो एसी थ्रो कैपेसिटर से जो मिसिंग होगा या आपको कंफ्यूज होगा। हर बेसिक पॉइंट, हर कॉम्प्लेक्स पॉइंट हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। अगर आपने ये लेक्चर लास्ट तक देख लिया ना, तो एसी थ्रो कैपेसिटर से रिलेटेड आपका हर पॉइंट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। हर बेसिक पॉइंट, पर्पस भी आपका क्लियर हो जाएगा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, और इस साथ साथ आपके साथ इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कॉम्प्लेक्स पॉइंट, तमाम पॉइंट आपको क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। तो काइंडली अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को पुश कर दे, ताकि आपको नए आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एसी थ्रो कैपेसिटर। एसी का मतलब तो आपको पता है, क्योंकि हमने लेक्चर का इंट्रोडक्शन किससे स्टार्ट किया? एसी से स्टार्ट किया। अल्टरनेटिंग करंट थ्रो कैपेसिटर मतलब कैपेसिटर से जब अल्टरनेटिंग करंट गुजरेगा तो वहां पर क्या होगा? मतलब कोई ऐसा क्या फिनोमेना होगा जब हम एसी थ्रो कैपेसिटर क्यों पढ़ रहे हैं? मतलब कैपेसिटर से थ्रो मतलब जो एसी करंट कैपेसिटर से गुजर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा मकसद क्या? ये तमाम पॉइंट अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने समझना है कि सर्किट डायग्राम एसी थ्रो कैपेसिटर। बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक कैपेसिटर है जिसका प्लेट ये है, दो प्लेट है। कैपेसिटर में दो पैरेलल प्लेट्स पाए जाते हैं, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, और साथ में यहाँ पर हमने एक एसी सोर्स अटैच किया। एसी सोर्स का मतलब क्या है? कोई भी चीज हो सकता है। एसी जनरेटर सही है, जो अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड कर रहा है, सही है। एसी को हम इस तरह सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, सही है। तो यहाँ पर हमने एक एसी सोर्स क्या क्या कैपेसिटर के साथ अटैच किया। एसी सोर्स का मतलब क्या है? कोई भी एसी सोर्स हो सकता है, जिस तरह एसी जनरेटर यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड कर रहा है कैपेसिटर को। तो ये क्या है? सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम का मतलब क्या है? जिसमें आपके साथ कैपेसिटर किसके साथ अटैच है? एसी के साथ अटैच है। अब इसके बाद सर्किट डायग्राम हो गया, बेसिक पॉइंट आपका क्लियर हो गया। सर्किट डायग्राम में जो एलिमेंट है वो भी आपका क्लियर हो गया, कैपेसिटर और साथ में एसी सोर्स। अब यहाँ पर पर्पस क्या है? मेन इंपॉर्टेंट बात, हम एसी थ्रो कैपेसिटर क्यों पढ़ रहे हैं, क्या वजह है, क्या रीजन है, हम क्यों पढ़ते हैं? इसका मेन मकसद क्या है? टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। सबसे हमारा मेन मकसद है कि हमने क्या करना है? वोल्टेज और करंट के दरमियान क्या फाइंड करना है? रिलेशन। रिलेशन का मतलब क्या है? ये भी आगे मैं समझाऊंगा कि वोल्टेज और करंट, वोल्टेज के बढ़ने से करंट पर क्या इफेक्ट होता है, करंट के बढ़ने से वोल्टेज पर क्या इफेक्ट होता है। मतलब ये वोल्टेज और करंट दोनों एक साथ बढ़ते हैं, या एक बढ़ रहा होता है दूसरा कम हो रहा होता है, या दोनों मतलब क्या है? कम हो रहे थे या दोनों बढ़ रहे होते, मतलब या तो एक मैक्सिमम पर होता है एक मिनिमम पर होता है। क्या रिलेशनशिप है इसमें? तो इसलिए हमारा मेन मकसद क्या है कि एसी थ्रो कैपेसिटर हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या वजह है? यहाँ पर मेन क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इसका पर्पस क्या है? टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज और करंट के दरमियान क्या फाइंड करना? रिलेशनशिप फाइंड करना। रिलेशनशिप को क्या करना? देखना, डिटरमाइन करना। ये हमारा मेन पर्पस है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज के लिए रिलेटेड भी और
वैसे क्वेश्चन वाइवा में भी अक्सर ये पूछते हैं कि कैपेसिटर ब्लॉक डीसी करंट। डीसी का मतलब क्या है? डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट क्या है? जिसकी पोलरिटी कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? डायरेक्ट करंट। जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, जिसकी पोलरिटी कांस्टेंट होती है, तो इसलिए कैपेसिटर ब्लॉक करता है डीसी करंट। इसका क्या मकसद है अभी मैं समझाता हूँ। कैपेसिटर अलाउ द एसी, कैपेसिटर क्या है? वो एसी करंट को अलाउ करता है। क्यों अलाउ करता है? यहाँ पर क्या है? अलाउ करता है। क्यों अलाउ करता है? मतलब यहाँ पर रीजन भी मैंने लिखा है कि जो कैपेसिटर है वो एसी करंट को अलाउ करता है, अल्टरनेटिंग करंट को अलाउ करता है। क्यों अलाउ करता है? बिकॉज ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। कैपेसिटर का चार्ज होना, कैपेसिटर का डिस्चार्ज होना, इसी वजह से कैपेसिटर एसी करंट को अलाउ करता है। फिर मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है कि पोलरिटी इज चेंजिंग एट ईच इंस्टेंट, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में आपके साथ पोलरिटी चेंज होती है। पोलरिटी का मतलब क्या है? जिस तरह ये दो साइड है, इस यहाँ पर मैंने डायग्राम में बनाया। पोलरिटी का मतलब क्या है? लेट्स सपोज ये साइड पॉजिटिव, ये साइड नेगेटिव। हर इंस्टेंट पर ये दोनों क्या है? इसकी पोलरिटी चेंज होती रहती है। अब क्या हो जाता है? ये साइड नेगेटिव हो जाता है और ये साइड पॉजिटिव। इसको क्या कहते हैं? पोलरिटी। ये दोनों क्या होते हैं? इस तरह अल्टरनेट होते रहते हैं। हर पॉइंट पर इसकी क्या है? मतलब क्या है? पोलरिटी चेंज होती रहती है। जो पॉजिटिव साइड होता है वो नेगेटिव बन जाता है, जो नेगेटिव साइड होता है वो पॉजिटिव बन जाता है। तो इसलिए इसकी पोलरिटी चेंज होने की वजह से कैपेसिटर एक बार चार्ज होता है फिर डिस्चार्ज, तो इसी वजह से कैपेसिटर एसी को अलाउ करता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल थोड़ा समझाता भी हूँ सर्किट डायग्राम। लेट सपोज एसी करंट यहाँ पर आपने अलग किया, तो इलेक्ट्रॉन क्या किया? इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस जगह से निकल, जहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा उसका मतलब क्या है? वहां पर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो इसलिए जिधर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जिधर इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होते हैं तो वहां पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो इसलिए जो करंट फ्लो करता है, करंट किसकी वजह से होता है? फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट प्रोटॉन की वजह से फ्लो नहीं करता है। ऐसा नहीं कहना कि प्रोटॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, इसको आप क्या नाम दोगे? करंट। करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस भी किसकी वजह से आते हैं? इलेक्ट्रॉन की वजह से आते हैं। जिधर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, कमी होगी, वहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा। जिधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, मैक्सिमम होंगे, वहां पर कौन सा चार्ज होगा? वहां पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से निकल रहे हैं और यहाँ पर डिपॉजिट हो रहे हैं। लेट सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है? 1 2, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? डिपॉजिट हो रहा है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इस प्लेट से, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा। अब मैंने क्या बताया कि कैपेसिटर एसी को अलाउ करता है। अगर आप बाजार देखोगे ना, बाजार क्रिटिकल देखोगे, मतलब बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट में जाओगे, कैपेसिटर से ना तो एसी गुजरता है और ना डीसी। अगर आप डीप में देखोगे, कैपेसिटर से ना एसी गुजर सकता है और ना डीसी। किस तरह? अब आप कहोगे पहले आपने कहा कि कैपेसिटर सिर्फ डीसी को ब्लॉक करता है और फिर कैपेसिटर अलाउ एसी को अलाउ करता है और डीसी को ब्लॉक करता है। अब मैंने क्या बताया कि क्रिटिकल, अगर बहुत ही डीप में जाओगे, डीप में, वैसे ये पॉइंट सही है, रॉन्ग नहीं है, मैं डीप बता रहा हूँ आपके कंसेप्ट के लिए। अब यहाँ पर क्या है? इंसुलेटिंग प्लेट है। कैपेसिटर के दरमियान में क्या है? इंसुलेटिंग प्लेट है। चार्जेस यहाँ से मूव नहीं करते। चार्जेस क्या है? जो मैंने बताया कि कैपेसिटर एसी को अलाउ करता है। क्यों अलाउ करता है? मैंने आपको बताया कि ये पोलरिटी चेंज होती है, ये साइड पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है? ये साइड नेगेटिव बन जाता है और ये साइड पॉजिटिव बन जाता है। तो इसलिए अब ये साइड नेगेटिव और ये साइड क्या हो गया? पॉजिटिव। फिर से इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इस साइड से निकलते हैं, इस साइड पे डिपॉजिट होता है। अगर इलेक्ट्रॉन जब इस साइड से निकलना स्टार्ट होते हैं ना, तो इस साइड पर कौन सा चार्ज आता जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा। जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इसलिए इस साइड पर डिपॉजिट होते जाएंगे और इस साइड पर क्या आता जाएगा? नेगेटिव चार्ज आता जाएगा। तो इसलिए करंट कैपेसिटर एसी को अलाउ करता है। क्यों अलाउ करता है? कैपेसिटर चार्ज नहीं होता है, फिर से वापस चार्जिंग दूसरे साइड पर मूव करते हैं। कभी करंट, मतलब करंट पहले क्या करता है? इस डायरेक्शन में, फिर रिवर्स डायरेक्शन में। तो इसलिए मेन हमारे साथ क्या है कि करंट क्यों, मतलब करंट क्यों, किसी जगह से करंट का अगर आपने प्रोड्यूस करना है, करंट किसकी वजह से प्रोड्यूस होगा? याद रखना, करंट प्रोड्यूस होगा ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने जिधर भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वहां पर करंट प्रोड्यूस होगा। तो इसलिए यहाँ पर एसी में क्या है? कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कभी इस साइड पर, कभी इस साइड पर, कभी इस साइड पर, कभी इस साइड पर। तो इसी वजह से आपके साथ क्या है? पोलरिटी चेंज होने की वजह से करंट का डायरेक्शन चेंज होता है, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में। तो इसलिए कैपेसिटर फुली चार्ज नहीं होता है, करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती है, तो इसलिए फिर से डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है। कलेक्टर जो कैपेसिटर है वो फुली डिस्चार्ज नहीं हुआ होता है, मतलब थोड़ा डिस्चार्ज हुआ होता है, करंट की डायरेक्शन फिर से रिवर्स हो जाती है क्योंकि पोलरिटी रिवर्स हो जाती है, फिर से चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, हर इंस्टेंट पर पोलरिटी चेंज हो रही होती है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि कैपेसिटर एसी को अलाउ करता है। वैसे ऐसा नहीं कि कैपेसिटर से यहाँ पर करंट इस तरह गुजर होता है, नो, कैपेसिटर के प्लेट के दरमियान क्या है आपके साथ? इंसुलेटिंग डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है, तो इसलिए कैपेसिटर के बिल्कुल दरमियान से करंट नहीं गुजरता है। वैसे कंटिन्यूअस
करंट की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, पोलरिटी चेंज होने की वजह से, तो इसलिए हम कहते हैं कि कैपेसिटर एसी को अलाउ करता है। वैसे अगर आप देखोगे कैपेसिटर से करंट, एसी करंट यहाँ से नहीं गुजरता, ना डीसी है ना एसी में से एसी में कंटिन्यूअस फ्लो होता है, तो इसलिए करंट क्या करता है, फ्लो करता है। अब कैपेसिटर ब्लॉक द डीसी। लेट सपोज हम इसी डायग्राम में क्या करते हैं, इसी डायग्राम में हम क्या करते हैं, एक अल्टरनेटिव डायरेक्ट करंट का सोर्स लगाते हैं। डायरेक्ट करंट का मतलब क्या है, डायरेक्ट करंट का मतलब क्या, कोई भी आपने सेल लगाया, बैटरी लगाया, जो करंट डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट करंट का एक सोर्स लगा दिया, सही है, डायरेक्ट करंट का सोर्स लगा दिया। तो लेट सपोज इलेक्ट्रॉन इस साइड से निकल रहे हैं, मतलब इस साइड से निकल रहा है और यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन जिधर डिपॉजिट हो कि वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस साइड पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ये कैपेसिटर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये प्लेट, कैपेसिटर के प्लेट क्या होते जाएंगे, चार्ज होते जाएंगे। एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि कैपेसिटर के दोनों प्लेट चार्ज हो जाएंगे। जब दोनों प्लेट चार्ज हो जाएंगे ना, तो फिर वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अपोज करेंगे। लेट सपोज पहले यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन थे, जब वो इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे ना, तो वहां पर पहले से ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है, नेगेटिव चार्ज मौजूद है और नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अपोज करेंगे। एक ऐसा पॉइंट आएगा कि कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, ऐसा पॉइंट आएगा कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, ये करंट रुक जाएगा। आप किस तरह इसको, मतलब किस तरह, मतलब आप इमेज, मतलब देख सकते हो कि करंट फ्लो नहीं कर रहा है। लेट सपोज यहाँ पर आप कोई भी रेजिस्टर लगाओ, रेजिस्टर का मतलब क्या है, यहाँ पर कोई भी लोड लगाओ, कोई भी आप बल्ब लगा सकते हो, सही, बल्ब आपने लगाया, पहले में क्या करेगा, डीसी जो आपने डीसी सोर्स लगाया, करंट फ्लो करेगा, जब तब तक फ्लो करेगा जब तक कैपेसिटर फुली चार्ज नहीं होता, जब, तो इसलिए पहले ये बल्ब क्या करेगा, स्टार्ट में ये बल्ब ग्लो करेगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता आप देखते जाओगे, जब कैपेसिटर के दोनों प्लेट चार्ज हो गए ना, यहाँ पर तो पोलरिटी चेंज नहीं हो रही, ये अब नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये दोनों फिक्स है, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव ही रहेगा, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्लो कर रहे हैं, ये दोनों चार्ज क्या हो गए, कैपेसिटर के चार्ज हो गए, दोनों प्लेट क्या हो गए, फुली चार्ज हो गए, करंट का फ्लो बंद हो गया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद। तो इलेक्ट्रॉन का जब फ्लो बंद हो गया तो करंट, वहां पर कोई भी करंट नहीं होगा, नो करंट। जब नो करंट होगा तो यहाँ पर ग्लो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ग्लो भी क्या हो जाएगा, खत्म। इनिशियली कुछ ग्लो होगा मगर बाद में ग्लो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि कैपेसिटर डीसी को अलाउ नहीं करता है, डीसी को ब्लो करता है। क्यों, डीसी की पोलरिटी चेंज नहीं होती है, ये नेगेटिव साइड रहेगा और ये पॉजिटिव, ये जो नेगेटिव साइड होगा वो नेगेटिव हमेशा रहेगा, जो पॉजिटिव होगा वो पॉजिटिव हमेशा रहेगा। तो इसलिए जिस तरह कैपेसिटर से मतलब जब कैपेसिटर के प्लेट चार्ज हो जाती है ना, तो फिर करंट फ्लो नहीं करता है। जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो इसी वजह से जो चीज़ आपने लगाया वहां पर वो चीज़ ग्लो नहीं करेगी। जिधर करंट नहीं होगा तो उसका मतलब सर्किट डायग्राम। तो उसी तरह जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा ना, जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा तो वहां पर करंट नहीं होगा। तो इसलिए कि कैपेसिटर क्या करता है, वो ब्लॉक करता है डीसी को, डीसी करंट को ब्लॉक करता है, और जबकि कैपेसिटर एसी करंट को अलाउ करता है। क्यों अलाउ करता है, क्योंकि उसकी पोलरिटी बार बार चेंज होती है, कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज। तो इसलिए करंट की फ्लो होने की वजह से कोई भी चीज़ हम कहते हैं कि कैपेसिटर क्या करता है, करंट को अलाउ करता है। और कोई भी लोड आपने लगाया होता है तो वो लोड आपको वहां पर जो करंट होगी उसको अपोजिशन बनेगी। वो लोड कोई भी चीज़ हो सकता है, बल्ब हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है। तो हम कहते हैं कि बाकी के कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है और कैपेसिटर एसी को अलाउ करता है। ब्लॉक क्यों डीसी को करता है, क्योंकि डीसी की जो पोलरिटी है वो सेम रहती है। एक बार कैपेसिटर चार्ज हो गया ना, फिर वापस करंट की डायरेक्शन रिवर्स नहीं होगी। तो फिर वो कैपेसिटर क्या करता है, आने वाले चार्जेस को क्या करते हैं, अपोज करते हैं। तो इसलिए करंट फ्लो नहीं करता है। जब करंट फ्लो नहीं होगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की जब फ्लो नहीं होगी तो वहां पर करंट नहीं होगा। तो इसलिए कैपेसिटर ब्लॉक्ड एसी, कैपेसिटर अलाउ एसी। अब कैपेसिटिव सर्किट क्या है, सिंपल कैपेसिटिव सर्किट क्या है कि एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू कैपेसिटर। कैपेसिटिव सर्किट क्या है, वो सर्किट जिसमें आप एक एसी सोर्स के साथ कैपेसिटर को लगाओगे उसको आप क्या नाम दोगे, कैपेसिटिव सर्किट। बहुत ही सिंपल। अब यहाँ पर इक्वेशन क्योंकि हमने कैपेसिटर लगाया हुआ है ना, तो कैपेसिटर के लिए हमने फर्स्ट चैप्टर में हमने कैपेसिटर का एक इक्वेशन पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज, चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज। तो उसी तरह वोल्टेज इज इक्वल टू, हमने इस आईसी चैप्टर में कि पीक वोल्टेज इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वोल्टेज साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि v इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, क्योंकि थीटा किसके इक्वल है, ओमेगा टी के इक्वल है। तो इसलिए v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी या v इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा। इसको आप फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये पिछले लेक्चर में मैंने तमाम तरह इक्वेशन किस तरह एक इक्वेशन से, इस फर्स्ट इक्वेशन से ये तमाम तरह इक्वेशन ड्राइव होते हैं, ओमेगा की फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, टाइम की फॉर्म में। तो आप देख सकते हो तो ये क्या है कि पीक वोल्टेज इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वोल्टेज साइन ओमेगा टी। ये भी मैंने आपको बताया कि जो ये पीक वोल्टेज है ना, ये किस पर डिपेंड करता है, साइन पर डिपेंड करता है।
पीक वोल्टेज किस पर डिपेंड करता है? साइन पर डिपेंड करता है, साइन थीटा पर डिपेंड करता है, सही है। साइन थीटा पर हम कहते हैं कि पीक वोल्टेज इज द फंक्शन ऑफ साइन, मतलब साइन थीटा पर डिपेंड करता है। साइन की वैल्यू अगर जीरो होगी, साइन की वैल्यू जीरो होगी तो जीरो यहाँ पर आप पुट कर लेना इस इक्वेशन में। साइन थीटा क्या, अगर थीटा की वैल्यू जीरो होगी तो साइन जीरो किसके इक्वल टू जीरो, ये जीरो इस वी नोट के साथ मल्टीप्लाई होगा, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा इक्वेशन जीरो होगा, तो पीक करंट की वैल्यू भी क्या होगी? जीरो। तो इसलिए अगर 90 होगा तो साइन 91 के इक्वल होता है, तो इसलिए पीक वोल्टेज आपके साथ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की इक्वल होगी। तो इसलिए आप एंगल पुट करते जाओगे, आपके साथ जो आपके साथ क्या होगा? मैक्सिमम वोल्टेज या पीक वोल्टेज की वैल्यू आती जाएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम वोल्टेज या पीक वोल्टेज डिपेंड ऑन द फंक्शन ऑफ साइन। अब सिंपल Q इज इक्वल टू सी वी, ये वोल्टेज है ना, ये वोल्टेज किसके इक्वल है? वोल्टेज आपको पता है कि वी नोट साइन ओमेगा टी। अब सिंपल इस इक्वेशन में वोल्टेज की वैल्यू पुट करना, वोल्टेज किसके इक्वल है? वी नोट साइन ओमेगा टी। तो Q इज इक्वल टू सी, ये वोल्टेज किसके इक्वल है? वी नोट साइन ओमेगा टी। तो वी नोट साइन ओमेगा टी मैंने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर ये मैं भी कह सकता हूँ कि चार्ज आल्सो डिपेंड ऑन द साइन थीटा। तो इस टाइम कह सकते हैं कि चार्ज इज आल्सो द फंक्शन ऑफ साइन। चार्ज भी किस पर डिपेंड करता है? साइन की वैल्यू पर डिपेंड करता है, सही है। चार्ज भी किस चीज पर डिपेंड करता है? साइन की वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि चार्ज इज आल्सो द फंक्शन ऑफ साइन, चार्ज इज आल्सो द फंक्शन ऑफ साइन। ये एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ओहम लॉ इज नॉट डायरेक्टली एप्लीकेबल। यहाँ पर जो ओहम लॉ है ना, वो डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है। क्या होगा? एसी थ्रो कैपेसिटर में ओहम लॉ डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? मैं बताता हूँ। टू एसी सर्किट विथ कैपेसिटर, बिकॉज कैपेसिटर डू नॉट हैव फिक्स रेजिस्टेंस। कैपेसिटेंस का जो रेजिस्टेंस होता है वो फिक्स नहीं होता है। ओहम लॉ अगर मैंने ओहम लॉ पर बहुत ही डिटेल लेक्चर दिया है, आप उसको कंप्लीटली देखो तो आपका ओहम लॉ से रिलेटेड हर पॉइंट क्लियर हो जाएगा। मैंने ओहम लॉ में क्या पढ़ा है? V इज इक्वल टू आई आर, वोल्टेज का करंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। जब ये आर क्या है? आर आपके साथ कांस्टेंट है। ये रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा, इसको आपने क्रिटिकली समझना है। V इज इक्वल टू आई आर। जब आर कांस्टेंट होगा, जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा, तब वोल्टेज का करंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा। वोल्टेज बढ़ जाएगा, करंट भी बढ़ जाएगा। वोल्टेज कम होगी, करंट भी कम होगी। यहाँ पर मैंने क्या बताया कि ओहम लॉ एसी थ्रो कैपेसिटर में डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है। मतलब क्या होगा? वोल्टेज और करंट का आपस में डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा। वोल्टेज बढ़ जाए, करंट बढ़ जाए, वोल्टेज कम हो जाए, करंट कम हो जाए, ये रिलेशन नहीं होगी, डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कैपेसिटर का रेजिस्टेंस फिक्स नहीं होता है। कैपेसिटेंस का रेजिस्टेंस फिक्स नहीं होता है। ये आर, जब ये आर कांस्टेंट नहीं होगा ना, तो वी और आई में डायरेक्ट रिलेशन भी नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं कि तो ओहम लॉ इज नॉट डायरेक्टली एप्लीकेबल टू एसी सर्किट विथ कैपेसिटर। जब एसी सर्किट के साथ आप कैपेसिटर लगाओगे तो ओहम लॉ डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? मैंने रीजन बता दिया, क्योंकि कैपेसिटर का रेजिस्टेंस फिक्स नहीं होता है। तो इसलिए V इज इक्वल टू आई आर, वोल्टेज का करंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन तभी होगा जब R कांस्टेंट होगा। तो ये बात भी आपको समझ आ गया। अब ग्राफ को देखते हैं। यहाँ पर करंट और टाइम के दरमियान ग्राफ, चार्ज और टाइम के दरमियान ग्राफ, वोल्टेज और टाइम के दरमियान ग्राफ। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर एक सर्किट है ना, ये सर्किट मैंने यहाँ पर लिखा है ना, सर्किट डायग्राम। एसी सोर्स को मैंने कैपेसिटर के साथ अटैच कर लिया। सी एसी सोर्स को जब कैपेसिटर के साथ अटैच कर लिया तो देखना, इनिशियली ना जब फर्स्ट टाइम ये कैपेसिटर के प्लेट कोई भी चार्ज नहीं होगा। फर्स्टली इनिशियल क्या होगा? ये दोनों कैपेसिटर के जो प्लेट होंगे वो न्यूट्रल होंगे। जब प्लेट न्यूट्रल होंगे तो नेगेटिव चार्जेस बहुत जल्दी से क्या होंगे? यहाँ पर डिपॉजिट होते जाएंगे। यहाँ पर जिधर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा। जिधर इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होंगे, जिधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आता जाएगा। तो इसलिए इनिशियली जो करंट होगा वो बहुत ही तेजी से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बहुत ही तेजी से फ्लो करेंगे। क्यों फ्लो करेंगे? ये प्लेट होंगे ये न्यूट्रल होंगे। लेट्स सपोज एक इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर दो इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर तीन आ गए, फिर चार। जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते जाएंगे मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ रहे हैं। इस साइड ये प्लेट है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बढ़ रहे हैं, नेगेटिव चार्ज और आ रहे हैं। जितने नेगेटिव चार्ज बढ़ते जाएंगे तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को अपोजिशन मिलेगी। पहले कोई भी ये प्लेट, इलेक्ट्रॉन के जो कैपेसिटर के प्लेट होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन तेजी से आते हैं, यहाँ पर डिपॉजिट होते रहते। करंट बहुत ही स्पीड से मूव करता है, करंट बहुत ही मैक्सिमम होता है, बहुत ही इलेक्ट्रॉन की फ्लो बहुत स्पीड होती है, तो इसलिए करंट बहुत मैक्सिमम होता है इनिशियली। क्यों? प्लेट न्यूट्रल होते हैं, इलेक्ट्रॉन जल्दी आते हैं, डिपॉजिट होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो करंट होता है वो स्लो होता जाता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्जेस बढ़ जाते हैं। आने वाले इलेक्ट्रॉन जो चार्जेस है, इलेक्ट्रॉन है, उसकी फ्लो को क्या करते हैं? आने वाले इलेक्ट्रॉन को अपोज करते हैं। आने वाले इलेक्ट्रॉन जब भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे, पहले से नेगेटिव चार्जेस है ज्यादा, तो इसलिए इस प्लेट पर जब और नेगेटिव चार्जेस आते जाएंगे वो और नेगेटिव चार्जेस को वो अपोज करेंगे। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता करंट की वैल्यू कम होती जाएगी। इनिशियली इस ग्राफ को देखो, यहाँ पर मैंने भी करंट और टाइम, इनिशियली करंट क्या है? तेजी से फ्लो करेगा, मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा है जो करंट है वो मैक्सिमम से स्टार्ट है। करंट क्या है? मैक्सिमम से स्टार्ट है। करंट क्या है?
मैक्सिमम से क्या है स्टार्ट है। तो इनिशियली करंट क्या होगा मैक्सिमम से स्टार्ट है, करंट क्या है मैक्सिमम से स्टार्ट है, तो करंट क्या है मैक्सिमम से। ग्राफ में भी आपको नजर आ रहा है। दूसरा क्या है चार्ज और टाइम। जब इनिशियली क्या होगा कैपेसिटर के प्लेट क्या होंगे न्यूट्रल होंगे। न्यूट्रल का मतलब क्या है इन दोनों प्लेट पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। इनिशियली इन दोनों प्लेट पर चार्ज क्या होगा जीरो होगा। इनिशियली इन दोनों प्लेट पर चार्जेस क्या होंगे जीरो होंगे। तो इसलिए करंट भी चार्ज भी किससे स्टार्ट हो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है जीरो से स्टार्ट हो रहा है। चार्ज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो इनिशियली यहाँ पर जो चार्जेस है वो जीरो होंगे, कोई भी चार्ज प्लेट पर नहीं होगा, चार्जेस दोनों प्लेट क्या होंगे न्यूट्रल होंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो करंट यहाँ पर जो चार्जेस आएंगे ना, तो चार्जेस मैंने कहाँ से स्टार्ट किया जीरो से स्टार्ट किया, ओरिजिन से स्टार्ट किया, क्योंकि इनिशियली इस प्लेट पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो इसलिए चार्जेस का कहाँ से स्टार्ट है जीरो से स्टार्ट। उसी तरह इन दोनों प्लेट के दरमियान जो वोल्टेज है जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी क्या होता है जीरो होता है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है सिंपल, जो दोनों प्लेट के दरमियान जो वोल्टेज का डिफरेंस होता है वो कुछ भी नहीं होता है। जब वोल्टेज ही नहीं होगा तो डिफरेंस कहाँ पर आएगा, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पर आएगा। तो इसलिए इनिशियली यहाँ पर जो पोटेंशियल होता है वो भी क्या होता है जीरो होता है, तो कोई भी पोटेंशियल नहीं होता है। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता फिर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है डेवलप होता है, चार्जेस के दरमियान क्या आता है पोटेंशियल के दरमियान डिफरेंस आता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। तो इसलिए पोटेंशियल भी क्या है स्टार्ट हो रहा है जीरो से। समझ आ गया। अब यहाँ पर देखना, अगर आप यहाँ पर देखोगे कि Q वर्सेस T का अगर आप स्लोप निकालोगे, Q वर्सेस T का अगर आप क्या निकालोगे स्लोप, स्लोप हम किस तरह फाइंड करते हैं। स्लोप का मैंने कंसेप्ट आपको बताया कि स्लोप इज इक्वल टू, स्लोप का हम ग्रेडियंट भी कहते हैं कि चेंज ऑफ x क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ y क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन x क्वांटिटी। y क्वांटिटी को x क्वांटिटी से डिवाइड करो, y क्वांटिटी में क्या आ रहा है Q आ रहा है, x क्वांटिटी में क्या आ रहा है टाइम आ रहा है। तो सिंपल स्लोप क्या होगा, स्लोप इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय T। Q डिवाइडेड बाय की क्या है रेट ऑफ चार्जेस। रेट ऑफ चार्जेस किसके इक्वल है करंट के इक्वल था या नहीं। तो हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ Q और T किसके इक्वल है करंट के इक्वल है। अगर स्लोप ऑफ Q और T मतलब Q और T बढ़ रहा होगा तो करंट भी बढ़ रहा होगा, अगर स्लोप मतलब Q और T का स्लोप कम होगा तो T भी क्या I भी क्या होगा कम होगा। मतलब डायरेक्ट रिलेशन आपको नजर भी आ रहा है चार्ज और करंट में, चार्ज और करंट में क्या है डायरेक्ट रिलेशन। तो अब यहाँ पर मैं ग्राफिकली भी आपको बताता हूँ। ये चार्ज है ना, यहाँ पर लेट सपोज इनिशियली ये क्या है स्लोप, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ये इनिशियल स्लोप है, फिर यहाँ पर स्लोप है, फिर इसी तरह यहाँ पर भी क्या है स्लोप। जो स्लोप क्या है सिंपल डलवान, जो क्या है स्लोप डलवान, या तो इस तरह होगी या तो इस तरह होगी। ये क्या होगा इस तरह बिल्कुल हॉरिजॉन्टल क्या होगा उसको हम स्लोप नहीं कहते, मतलब वहाँ पर स्लोप जीरो होगा। तो इस पॉइंट पर इनिशियली यहाँ पर भी स्लोप क्या है मैक्सिमम, आपको नजर भी आ रहा है इनिशियली स्लोप क्या है मैक्सिमम है, यानी इस तरह आपको मैंने समझा कि यहाँ पर स्लोप क्या है मैक्सिमम, यहाँ पर स्लोप बिल्कुल क्या है जीरो, यहाँ पर स्लोप फिर से मैक्सिमम नेगेटिव में मैक्सिमम, यहाँ पर पॉजिटिव। अगर आप इस तरह जा रहोगे तो स्लोप क्या होगा पॉजिटिव में मैक्सिमम, नीचे की तरफ जा रहोगे तो स्लोप क्या होगा नेगेटिव, नेगेटिव में मैक्सिमम। इस तरह क्या होगा हॉरिजॉन्टल कोई भी स्लोप नहीं होगा। तो आपको नजर आ रहा है पहले स्लोप क्या है पॉजिटिव में मैक्सिमम, स्लोप क्या है पॉजिटिव में मैक्सिमम, स्लोप क्या है पॉजिटिव में मैक्सिमम। तो आपके साथ करंट भी क्या है मैक्सिमम। फिर उसके बाद स्लोप क्या है हॉरिजॉन्टल में जीरो है, यानी ये स्लोप क्या है हॉरिजॉन्टल में कोई भी स्लोप नहीं होती, कोई भी चढ़ाई नहीं होती है ढलवा नहीं होती, तो करंट भी क्या हो गया जीरो स्लोप भी जीरो। उसी तरह फिर स्लोप नेगेटिव में मैक्सिमम, आपको नजर भी आ रहा है ये स्लोप क्या है नेगेटिव में मैक्सिमम। उसी तरह करंट भी क्या हो गया नेगेटिव में मैक्सिमम। नेगेटिव में मैक्सिमम का मतलब क्या है, अगर पहले करंट क्या है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था तो फिर उस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, उलट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो इसलिए करंट और स्लोप ऑफ Q वर्सेस T, स्लोप ऑफ Q वर्सेस T का दोनों में क्या है डायरेक्ट रिलेशन। ग्राफिकली भी मैंने आपको समझा लिया। ये क्या है स्लोप से मैंने आपको करंट और स्लोप ऑफ Q वर्सेस T दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। जिधर स्लोप मैक्सिमम पॉजिटिव में मैक्सिमम करंट भी पॉजिटिव में मैक्सिमम, स्लोप जीरो करंट जीरो, स्लोप नेगेटिव में मैक्सिमम करंट नेगेटिव में मैक्सिमम। उसी तरह वोल्टेज, वोल्टेज क्या होगा इनिशियली क्या होगा जीरो, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर हमने हमारा मेन मकसद क्या था, पर्पस क्या था, अगर आपको याद था पर्पस क्या था कि डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। हमने वोल्टेज और करंट के दरमियान रिलेशनशिप को ड्राइव करना। तो यहाँ पर मैंने ग्राफ लिख लिया, ये ग्राफ मैंने लिख लिया, जो ब्लैक है ना वो करंट का ग्राफ है, वो करंट का क्या है ग्राफ, क्योंकि करंट इनिशियली बहुत ही मैक्सिमम था, इस तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता गया। इसी तरह वोल्टेज क्या है ओरिजिन से स्टार्ट है जीरो से स्टार्ट है, वोल्टेज पहले क्या था जीरो था फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। मैंने आपको पहले भी समझा दिया कि ओहम लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, क्यों करंट मैक्सिमम वोल्टेज जीरो, करंट मैक्सिमम वोल्टेज दोनों एक साथ नहीं बढ़ रहे हैं ना दोनों एक साथ कम हो रहे हैं, तो इसलिए ओहम लॉ एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो रेजिस्टर है आर है वो फिक्स नहीं है कांस्टेंट नहीं है कैपेसिटर का। अब यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है करंट क्या है लीड कर रहा है या वोल्टेज, नजर आ रहा है कि करंट क्या है मैक्सिमम वोल्टेज क्या है जीरो।
और ये क्या है, बिल्कुल 90 से स्टार्ट हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि करंट आगे है द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, या 90 को अगर आप रेडियन में चेंज करोगे 90 डिग्री को, तो 5 डिवाइडेड बाय 2 रेड। ये तीसरे चैप्टर में मैंने आपको तमाम कंसेप्ट समझाया, फर्स्ट ईयर के तीसरे चैप्टर में हुआ। आप तो सेकंड ईयर में आपको वो कंसेप्ट अभी तक याद भी होगा कि रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन, रेवोल्यूशन, ये तमाम कंसेप्ट मैंने समझाया था। तो इसलिए आप कह सकते हो कि करंट लीड कर रहा है, करंट आगे होगा, कितना आगे होगा, 90 डिग्री। वोल्टेज से 90 डिग्री करंट क्या होगा, आगे होगा, या 5 डिवाइडेड बाय 2। तो इसलिए करंट लीड, या दूसरे अल्फाज में आप इस तरह भी कह सकते हो कि वोल्टेज लेग होगा, मतलब पीछे होगा, बाय 90 डिग्री फ्रॉम द करंट। दोनों अल्फाज में लिख सकते हो। फेज शिफ्ट यहाँ पर क्या होगा, कैपेसिटर इंट्रोड्यूस अ फेज शिफ्ट बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। मैंने एसी थ्रो रेजिस्टर पढ़ाया था, वहां पर फेज शिफ्ट 0 था, क्योंकि वहां पर जो फेज डिफरेंस था वो 0 था। तो यहाँ पर फेज शिफ्ट होगा। किस तरह आपको नजर आ रहा है फेज शिफ्ट क्या है, 90 डिग्री का है या नहीं। फेज शिफ्ट का मतलब क्या है, दोनों वेव के दरमियान एंगल का डिफरेंस है या नहीं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर ने क्या किया, फेज शिफ्ट को इंट्रोड्यूस किया। फेज शिफ्ट का मतलब क्या है, चेंज, दोनों करंट और वोल्टेज में चेंज कितना है, 90 डिग्री। फेज शिफ्ट यहाँ पर है। फेजर डायग्राम का मैंने आपको पहले ही समझा। फेजर डायग्राम का मतलब क्या है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। फेजर डायग्राम का मतलब सिंपल क्या है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पर ये वोल्टेज जो क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा, मैंने आपको पहले बताया, उसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर लिखते हैं। जो क्या है मैक्सिमम, जो क्या होगा लीड कर रहा होगा या मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा होगा, उसको हम क्या करते हैं, वर्टिकल एक्सिस में लिखते हैं। तो करंट क्या है, ये करंट का ग्राफ, ये वोल्टेज। हम कह सकते हैं कि करंट क्या है, लीड कर रहा है। करंट क्या होगा, आगे होगा वोल्टेज से बाय 90 डिग्री। हम कह सकते हैं कि वोल्टेज वोल्टेज क्या होगा, लेग, एक जी आएगा, सिंपल एक जी आएगा। वोल्टेज लेग्स मतलब पीछे होगा बाय 90 डिग्री। वोल्टेज लेग बाय 90 डिग्री फ्रॉम करंट। तो दोनों अल्फाज में आप लिख सकते हो। तो ये फेजर डायग्राम में वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस को भी पढ़ेंगे, पावर लॉसेस भी इसमें पढ़ेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड पे हो जाता हूँ। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, अब हम क्या करेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मतलब क्या है कि जो कैपेसिटर जो अपोजिशन ऑफर करता है, जो कैपेसिटर की जो रेजिस्टेंस होगी, कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होगी मतलब जो अपोजिशन वो ऑफर करेगा, अपोजिशन ओपन मतलब जो करंट की फ्लो के लिए जो रुकावट होगा, मतलब कैपेसिटर जो भी रुकावट, जो भी ऑपोजिशन करंट की फ्लो को ऑफर करेगा, उसको आप क्या नाम दोगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब इसके बाद इसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, XC से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, XC से। वैसे आपने सिंपल पढ़ा था V इज इक्वल टू IR। तो R इज इक्वल, अगर आपने रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो V डिवाइडेड बाई आई, सही। मगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, XC। तो सिंपल उसी तरह XC इज इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाय IRMS। तो सही है, VRMS डिवाइडेड बाय IRMS, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि AC, अगर आपने AC करंट को फाइंड करना है, AC करंट की वैल्यू यूज करनी है, तो AC करंट में अगर आपने वोल्टेज की वैल्यू या करंट की वैल्यू यूज करनी है ना, तो वहां पर हम RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज और RMS वैल्यू ऑफ करंट को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इसलिए RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड RMS वैल्यू ऑफ करंट। तो इसलिए हम AC करंट को पढ़ रहे हैं थ्रू कैपेसिटर। तो यहाँ पर वोल्टेज और करंट की कौन सी वैल्यू हम यूज करेंगे, RMS वैल्यू। RMS पर मैंने कंप्लीट लेक्चर दिया है, RMS वैल्यू ऑफ करंट AC। तो VRMS डिवाइडेड बाय IRMS। तो इसी तरह XC इज इक्वल टू, इसको आप पहले इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो कि XC इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एंगुलर वेलोसिटी इनटू कैपेसिटेंस। आपको पता है कि एंगुलर वेलोसिटी किसकी इक्वल है, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई f। एंगुलर वेलोसिटी को आप टाइम की फॉर्म में भी लिख सकते हो कि एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय t। तो इसलिए एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल है, 2 पाई f। तो इसलिए मैं लिख सकता हूं कि x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई f। एंगुलर वेलोसिटी की जगह मैंने 2 पाई f लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय c। तो इसलिए ये क्या हो गया, तीसरा रिलेशन। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फर्स्ट रिलेशन, सेकंड रिलेशन, थर्ड रिलेशन। अब जो थर्ड रिलेशन है, फर्स्ट रिलेशन, ये तमाम हमें एक क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो थर्ड रिलेशन है ना, हमें ये बता रहा है कि कैपेसिटेंस मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ और कैपेसिटेंस के साथ, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ और कैपेसिटेंस के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ कौन सा रिलेशन होगा, इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या है,
अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम। इसको इनवर्स रिलेशन कहते हैं। यहाँ से आप एक इंपॉर्टेंट बात क्या कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं, वो एसी सोर्स, कोई भी एसी सोर्स जो एसी करंट प्रोवाइड करे उसको हम एसी सोर्स कहते हैं। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, वो एसी सोर्स अगर उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी तो उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा होगा, ज्यादा अपोजिशन ऑफर करेगा। वो सोर्स जिसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब आप सिंपल कह सकते हैं अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, कोई भी सोर्स हो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, उसका एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगा। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका कैपेसिटेंस कम, कैपेसिटेंस रिएक्टेंस क्या होगा, कम, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगा। जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा, इनवर्स रिलेशन। उसी तरह यहाँ पर पावर डिसिपेशन। अब क्या है ये पावर डिसिपेशन, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है तो आप लिख सकते हो कि पावर डिसिपेशन थ्रो एसी। अब देखना मैंने 4 क्वाड्रेंट में 1 2 3 4। उसी तरह पहले में पावर डिसिपेट फिर गेन, डिसिपेट फिर गेन। अब देखना डिसिपेट कब होगी, जब पावर की वैल्यू क्या आ जाए पॉजिटिव, मैंने बताया कि वो डिसिपेट होगी। गेन कब होगी, मतलब पावर की वैल्यू नेगेटिव। अब देखना ये करंट का ग्राफ है, ब्लू करंट वाला है, ब्लैक किसका ग्राफ है, वोल्टेज का। करंट भी क्या है, पहले क्वाड्रेंट में आप देखो करंट भी पॉजिटिव, मतलब मीन लाइन से अबव है, मीन लाइन से जो नीचे होगी वो नेगेटिव, मीन लाइन से अबव वो पॉजिटिव होगी। करंट की वैल्यू भी पॉजिटिव, वोल्टेज की भी पॉजिटिव। तो पावर को हम किस तरह फाइंड करते हैं कि पावर इज इक्वल टू वी आई। जब वोल्टेज भी पॉजिटिव, करंट भी पॉजिटिव, तो पावर की वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव। जब पावर की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए उसका मतलब क्या है, पावर जाया हो रही है, डिसिपेट हो रही है। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो वोल्टेज की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, मीन लाइन से अबव आ रही है तो वोल्टेज तो पॉजिटिव, जबकि करंट मीन लाइन से बिलो आ रहा है तो पावर को आप देखो पावर इज इक्वल टू पॉजिटिव वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट क्या है, मीन लाइन से नीचे आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट, तो माइनस आई, तो माइनस वी आई इज इक्वल टू पी। मतलब पावर किसके इक्वल है, माइनस वी आई। तो पावर की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, पावर क्या होगा, गेन। नेगेटिव पावर का मतलब क्या है, गेन। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो करंट भी क्या है, नीचे आ रहा है, वोल्टेज भी क्या है, नीचे, मतलब मीन लाइन से बिलो। वोल्टेज भी नेगेटिव, करंट भी नेगेटिव, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, पॉजिटिव वी आई, पावर फिर से पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में पावर फिर से पॉजिटिव, क्योंकि मीन लाइन से दोनों नीचे आ रहा है, वोल्टेज भी करंट भी। जब दोनों माइनस वी मल्टीप्लाई बाय माइनस आई दोनों क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, तो पावर की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपके साथ फिर क्या होगा, पावर पॉजिटिव आ रही है तो पावर क्या होगा, डिसिपेट होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में पावर फिर से अगेन, क्योंकि करंट की वैल्यू पॉजिटिव, वोल्टेज की वैल्यू नेगेटिव, तो जब नेगेटिव पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वी आई आ जाएगा, तो फिर से पावर की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। यहाँ पर करंट पॉजिटिव, वोल्टेज क्या है, नेगेटिव, तो माइनस वी आई, वी को आई से मल्टीप्लाई करोगे माइनस वी आएगा। तो इस केस में भी, फोर्थ केस में भी जब पावर की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव का मतलब क्या है, पावर इज गेनिंग, पावर क्या है, गेन हो रही है। तो इसलिए अब देखो जो पावर, दो बार पावर क्या हो रही है, डिसिपेट हो रही है, दो बार पावर क्या हो रही है, गेन हो रही है। नेट रिजल्ट इसका क्या है, जितनी पावर डिसिपेट उतनी पावर गेन, तो हम कह सकते हैं कि नो पावर लॉस। इसी तरह कैपेसिटर में अगर आप देखोगे तो नो पावर लॉस, क्योंकि नेट रिजल्ट जीरो आ रहा है। जिसका नेट रिजल्ट जीरो आएगा ना, उसका मतलब क्या है, वहां पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, मतलब यहाँ पर जो पावर होगा वो क्या होगा, नो पावर लॉस, क्योंकि गेन किसके इक्वल है, लॉस के इक्वल है। तो इसलिए यहाँ पर जो पावर लॉस होगी वो जीरो होगी। अब इसके बाद कुछ फैक्टर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। पावर फैक्टर हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे, वो सर्किट पढ़ेंगे जिसमें कैपेसिटर रेजिस्टर होगा, फिर कैपेसिटर रेजिस्टर इंडक्टर होगा, तो वहां पर मैं पावर फैक्टर बताऊंगा। अब याद रखना पावर फैक्टर क्या होगा, ग्रेटर देन 1। इसी तरह कैपेसिटर में पावर फैक्टर क्या होगा, ग्रेटर देन 1, 1 से ज्यादा होगा। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर एमसीक्यूज में आता है। ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट अक्सर आता है कि इसी तरह कैपेसिटर, वहां पर ये क्या है, किस चीज पर डिपेंड करता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव के लिए, ये किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर। अभी मैंने आपको बता दिया कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स रिलेशन है। इंपीडेंस का मतलब क्या है, आने वाले लेक्चर में हम इंपीडेंस पर कंप्लीट लेक्चर भी पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं सिंपल बताऊं कि इंपीडेंस का मतलब क्या है, टोटल रेजिस्टेंस। किसी भी सर्किट में जो टोटल रेजिस्टेंस का मजमुआ है, कॉम्बिनेशन है, उसको आप क्या नाम दोगे, इंपीडेंस। 3-4 सर्किट वहां पर लगे हो सकते हैं, उन 3-4 सर्किट में, मतलब एक सर्किट लेट सपोज उसमें मुख्तलिफ चीजें लगे हुए, तो उन तमाम सम, वो जो सर्किट उसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स लगे हुए, उन तमाम एलिमेंट्स का जो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, उन तमाम रेजिस्टेंस के सम को आप क्या नाम दोगे, इंपीडेंस। इंपीडेंस का मतलब क्या है, नेट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब इंपीडेंस, इसी तरह कैपेसिटर में इंपीडेंस किसके इक्वल होगा, रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस, मतलब जो कैपेसिटर रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है और वहां पर जो भी आपने कोई चीज अटैच की है उसका जो रेजिस्टेंस, तो इसलिए इंपीडेंस क्या होगा,
AC थ्रो कैपेसिटर में किस चीज के इक्वल होगा, रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस। रिएक्टेंस का मतलब क्या है, जो कैपेसिटेंस जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। अब यहाँ पर मैंने एमसीक्यूज लिखा है, एमसीक्यूज क्या लिखा है कि करंट फ्लो थ्रो कैपेसिटर इज ड्यू टू, कैपेसिटर में करंट किसकी वजह से फ्लो करता है, नंबर 1 चेंजिंग वोल्टेज, चेंजिंग रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस। इसका ऑप्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि करंट कैपेसिटर में किसकी वजह से फ्लो करता है। इसका ऑप्शन क्या है, चेंजिंग वोल्टेज की वजह से। याद रखना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जब वोल्टेज चेंज होता है तो वहां पर वोल्टेज चेंज होने की वजह से कैपेसिटर में करंट फ्लो करता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया ये क्या है, एक एसी सोर्स आपने यहाँ पर अटैच किया। वोल्टेज किस तरह चेंज होगी, जब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, फिर से पोटेंशियल डिफरेंस जब क्रिएट होगा तो उसी की वजह से क्या होगा, करंट फ्लो करता है। किस तरह, जब एक बार जो कैपेसिटर के प्लेट फुली चार्ज होते हैं, फिर से करंट का डायरेक्शन रिवर्स इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर डेवलप होता है, वोल्टेज चेंज होता रहता है, उसकी वजह से करंट एक बार इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो कंटिन्यूसली फ्लो करता रहता है। तो यहाँ तक अक्सर जो लेक्चर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर अगर आप कहोगे कि डीसी करंट जो आपके साथ अगर आप देखोगे तो डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0। ये तो आपको पता भी है, मैंने आपको पढ़ाया भी था, बुक में लिखा था लास्ट में कि डीसी करंट है उसका जो फ्रीक्वेंसी वो क्या है, 0। अगर आप डीसी करंट अगर आप कैपेसिटिव रिएक्टेंस पे अप्लाई करोगे, अगर वहां पर आप देखोगे जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी। क्यों इन्फिनिटी, 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, 0। अब यहाँ पर देखो x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। अगर आप डीसी सोर्स अपने कोई भी सर्किट आपने लगाया और वहां पर डीसी सोर्स था ना, डीसी सोर्स था, तो वहां पर अगर आप, क्योंकि डीसी सोर्स आपने कोई भी सर्किट में लगाया था, वहां पर कोई कैपेसिटर था ना, तो वहां पर फ्रीक्वेंसी 0 होती। फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो अगर आप कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी। सॉरी 1 डिवाइडेड बाय 0 मैंने क्या लिखा है, 1 डिवाइडेड बाय 0 किसके इक्वल होगा, इन्फिनिटी के इक्वल होगा। 1 डिवाइडेड बाय 0 किसके इक्वल होगा, इन्फिनिटी के इक्वल होगा। तो इसलिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन डीसी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर आपको पसंद आ गया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, एक अच्छा सा कमेंट करना है। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़।